हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बिल्कुल ही सही चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये बीपीएसएससी का ये नोटिफिकेशन है दरोगा और सार्जेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है फ्रेंड्स। वैकेंसी जल्दी आ नहीं रही है और वैसे भी देख रहे हैं कोरोना काल में सारा चीज़ एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो जो भी वैकेंसी जा रही है फ्रेंड्स, इसको आप लोग थोड़ा ये थोड़ा वेटेज दीजिएगा इसको। नहीं तो अगर ऐसा वैकेंसी अगर जाता रहेगा तो फ्रेंड्स देख लीजिए फिर आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जो भी सीट है, इसमें सीट आया हुआ है फ्रेंड्स 1998 ये दरोगा का सीट है और 215 जो है वे ये सार्जेंट का सीट है, परिचारी का सीट है। ये फ्रेंड्स लेवल 6 का जॉब है और इसका वेतनमान अगर देखें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका क्या है वेतनमान है फ्रेंड्स। ये लेवल सिक्स का जॉब है और जो भी एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट होता है वो क्या है लेवल 9 का पोस्ट होता है जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है। तो सारा डिटेल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस डिटेल में सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है और इसमें इस नोटिफिकेशन से संबंधित जितना इसमें प्रावधान दिया गया है ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिटेल में समझाते चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि परीक्षा किस प्रकार का होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर दिया हुआ है कि पुलिस अवर निरीक्षक का पोस्ट किस प्रकार दिया होता है फ्रेंड्स, और इसका क्या क्या मतलब कि ये कैसा प्रोसेस होता है इसका एग्ज़ाम का। और सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो परिचारी या सार्जेंट का जो है वो किस प्रकार से सिलेक्शन प्रक्रिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले दरोगा का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए तो सबसे पहले लिखित परीक्षा 2 चरण का होता है, एक प्रारंभिक चरण और दूसरा आगे देखेंगे हम लोग तो ये मुख्य परीक्षा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रारंभिक परीक्षा जो होती है फ्रेंड्स ये 200 अंकों की होती है और 200 अंकों में ये 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे की होती है। कहने का मतलब कि एक प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के लिए होते हैं और टोटल 120 मिनट का समय है। तो जो समय है फ्रेंड्स एकदम इनफ है क्योंकि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक। इसमें क्या तो सामान्य जीके और सामान्य जो समसामयिकी मुद्दे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देखिए दीजिए कि 30% जो है कम से कम अंक यहाँ पर हासिल करना है, नहीं तो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि 1998 या यूँ कहें तो 2000 जो पोस्ट है ये दरोगा का, तो 2000 को अगर आप 20 से गुना कर दीजिए तो सोच लीजिए कितना रिजल्ट आपको उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा। तो ये 4000 40,000 के करीब में आपको ये रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे, सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा भी फ्रेंड्स इसी तर्ज पर होता है और इस मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। तो प्रथम पत्र देखिए तो यहाँ पर 200 अंकों का होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और इस क्वालिफाइंग पेपर में फ्रेंड्स केवल और केवल सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द, फिर संधि समास में अंतर क्या है, कहने का मतलब कि ये टोटल ग्रामर से क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर। ये भी फ्रेंड्स 2 घंटे का होता है और 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूनतम आहारता देखिए तो 30% यहाँ पर आपको लाना हो। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर क्वालिफाई करना यहाँ पर मस्ट है, यानी 30 नंबर लाना आपको ज़रूरी है। अगर नहीं आता है 30 नंबर तो यहीं से आपको डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और द्वितीय पत्र का जो प्रश्न पत्र है वो आपको जांचा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले मुख्य परीक्षा में प्रथम पत्र को ही यहाँ पर चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखें तो इसमें इसका सिलेबस में देखें तो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान, कहने का मतलब कि जो भी ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं उसे क्वेश्चंस रहता है। तो द्वितीय पत्र अगर देखें तो द्वितीय पत्र में यही रहेगा, इसमें ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट सारा है, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित और जो रीजनिंग होता है इससे क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ पर, ठीक। तो आगे देखें तो इसका जो द्वितीय पत्र होता है तो इसका फ्रेंड्स पूर्णांक जो होता है ये 200 नंबर का टोटल होगा और
क्वेश्चंस कुल 100 होंगे और इसकी अवधि 2 घंटे। कहने का मतलब कि वही है, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का है। और इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी, ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है फ्रेंड्स, तो एक अगर क्वेश्चन गलत होगा आपका तो 0.2 अंक यहाँ से आपका कट जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर 5 क्वेश्चन आपको गलत होता है तो 5 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 नंबर आपका जाएगा टोटल जो आप अंक प्राप्त किए हैं उसमें से, ठीक। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि 6 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। 6 गुना मतलब कि जितना वैकेंसी है, जितना सीट है उससे 6 गुना का क्या यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक। अब कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कंडीशन होता है कि कंडीशन में अगर मान लीजिए कि लिखित परीक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, ठीक, उन 2 विद्यार्थियों का अंक समान प्राप्त है तो वरीयता किसको दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो जन्म तिथि है तो जन्म तिथि में जो बड़ा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर अंक भी समान हो गया और जन्म तिथि भी समान हो गया तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है। और शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से अगर अगर एक स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई है और एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्वालिफाई है और एक स्टूडेंट मान लीजिए पीजी क्वालिफाई है तो उसमें पीजी को वरीयता, जो स्टूडेंट पीजी क्वालिफाई है उसको वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कि अंक भी समान है, जन्म तिथि भी समान है और शैक्षणिक योग्यता भी समान है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि आपका नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। और ये नाम 10वीं बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट में होता है फ्रेंड्स, मीन्स मैट्रिक एग्जाम के जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, मूल प्रमाण पत्र है, उसमें वर्णमाला के अनुसार आपको वरीयता दे दिया जाएगा। तो ये था। तो अंतिम सूची में न्यूनतम अर्हता के लिए ये सब सारा कंडीशन है और कट ऑफ वहाँ पर डिसाइड होता है फ्रेंड्स। चूँकि यहाँ पर न्यूनतम अर्हता दे दिया गया है कि SC ST महिलाओं के लिए यहाँ पर 32% लाना अनिवार्य होगा, फिर अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% लाना अनिवार्य होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और सामान्य वर्ग के लिए 40%। ये इतना लाना जरूरी है। हालांकि ये अलग बात है कि कट ऑफ के अनुसार आपका मेरिट निर्धारित होता है फ्रेंड्स कि कौन बच्चे क्वालिफाई होंगे पेट के लिए, ठीक। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि अभ्यर्थियों की उम्र क्या होना चाहिए। तो मिनिमम उम्र सारे अभ्यर्थियों के लिए या जनरल हो, OBC हो या SC ST हो, इन सब के लिए जो न्यूनतम आयु है फ्रेंड्स वो 20 ही वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु अलग अलग है। अधिकतम आयु का जो सीमा होता है वो अलग अलग है। ये सामान्य कोटि के लिए 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का उम्र, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं, और SC ST के लिए 42 से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा इसका अपर लिमिट एज का, ठीक। फिर आरक्षण देखें तो आरक्षण की स्थिति में फ्रेंड्स दिया हुआ है कि जो भी ये 35% का जो क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो वो मिलते रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर बात कर लिए प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मेंस परीक्षा। अब थर्ड स्टेज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पेट का एग्जाम होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है उसको। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स ये हम लोग समझेंगे, ठीक। तो क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले ऊंचाई आपको क्या होना चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो ऊंचाई 165 होनी चाहिए, OBC से बिलोंग करते हैं तो 160, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 160 होना चाहिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ये न्यूनतम जो ऊंचाई होता है वो रहना चाहिए, ठीक। आगे देखें तो आगे में अगर सीने, वहाँ पर सीना देखा जाता है फ्रेंड्स कि आपका जो छाती का जो चौड़ाई है वो कितना है। तो अनारक्षित जो भी ये जनरल हैं इनके लिए बिना फुलाए 81 और फुलाए 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फ्रेंड्स क्या, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर, छाती फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए शारीरिक दक्षता, चूँकि फ्रेंड्स मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, यहाँ ये दरोगा फिजिकल ये टेस्ट मैं दे चुका हूँ, तो यहाँ पर हमको पता है कि प्रोसेस उसका कैसे कैसे वहाँ फील्ड में होता है। तो सबसे पहले आपको दौड़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो उस दौड़ के माध्यम से पुरुषों के लिए दौड़ कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 6.5 मिनट। पहले क्या था फ्रेंड्स कि 6 मिनट ही था, लेकिन इस नोटिफिकेशन में या पिछले नोटिफिकेशन से भी इसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है और 6 से 6.5 मिनट कर दिया गया है। ये बहुत ही रिलैक्सेशन है स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स, ठीक। तो 6.5 मिनट में आपको 1 मील, कहने का मतलब कि 1600
1 मील बराबर कितना होता है, 1600 मीटर होता है। तो इतना आपको दौड़ लगाना अनिवार्य है 6.5 मिनट के अंदर। यही चीज़ महिलाओं के सापेक्ष में देखें तो महिलाओं के सापेक्ष में फ्रेंड्स 6 मिनट का टाइम टेन्योर है और 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है। अगर 6 मिनट में किलोमीटर दौड़ नहीं लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक। क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली क्या चिप के माध्यम से वहाँ पर मेंशन होता है कि आप कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस को तय किए हैं, तो ये चिप के माध्यम से सारा इंडिकेट होता है, ठीक। फिर अगर वहाँ से आप क्वालिफाई हो गए 6 मिनट में, आपको वहाँ से प्रॉपर लिस्ट तैयार होता है और लिस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि आप पीटी के लिए ये आगे के लिए आप क्वालिफाई हो गए हैं। तो वहाँ से आपको ले जाया जाएगा गोला फेंकने के लिए। तो गोला फेंकने के लिए ले जाया जाएगा फ्रेंड्स। तो गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, इसको 16 फीट फेंकना होता है। महिलाओं के लिए क्या होता है कि 12 पाउंड का गोला होता है और 10 फीट फेंकना होता है। तो ये सिंपल है, ये कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा ये घबराने वाली बात नहीं। फिर से यहाँ से गोला फेंक अगर हो गया तो यहाँ से वहाँ लंबी कूद के लिए लेकर जाएंगे। तो लंबी कूद में फ्रेंड्स देखिए पुरुषों के लिए क्या है 12 फीट लंबा कूदना है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट को जंप लगाना है लंबी कूद के लिए। यहाँ से अगर क्वालिफाई हो गए फ्रेंड्स तो यहाँ आगे ऊंची कूद के लिए लेकर जाया जाएगा। और ऊंची कूद में आपको बता दूं कि न्यूनतम जो पुरुषों के लिए होता है वो 4 फीट हाइट आपको जंप करना है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट का जंप लगाना होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ चारों स्टेज पर अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रॉपर फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर बस आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने की देर होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बता दूं कि जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 1998 पोस्ट है और 36 अगर आरक्षण देख ले तो महिलाओं के लिए इन्हीं 1998 सीट में से 683 सीट क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये कुल 40 पदों का आरक्षण है फ्रेंड्स। कहने का मतलब 2% यहाँ पर 36 आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अगर आयु सीमा की बात करें तो कुछ छूट का प्रावधान है फ्रेंड्स। किस प्रकार का छूट, तो ये देखिए दो प्रकार के प्रावधान, एक भूतपूर्व सैनिकों के लिए और दूसरा प्रावधान क्या है, तो जो सरकारी बिहार राज्य के सरकारी सेवक है उनके लिए छूट है। तो इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष और इसी तरह सरकारी सेवकों के लिए आगे मैं इसका डिटेल से चर्चा करूंगा, ठीक। फिर आगे देखिए तो ये सब इंस्पेक्टर का मैंने बात कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सार्जेंट किससे संबंधित, तो सार्जेंट से संबंधित केवल फिजिकल टेस्ट केवल अलग होता है फ्रेंड्स। थोड़ा फिजिकल टेस्ट थोड़ा ये क्या बोलते हैं कि फिजिकल टेस्ट थोड़ा ये मेहनत वाला और थोड़ा भारी होता है, भास्ट होता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केवल थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है कि ऊंची कूद जो है सार्जेंट के लिए वो न्यूनतम 4 फीट 6 इंच होना चाहिए। देखिए 6 इंच यहाँ पर ज़्यादा हो गया। लंबी कूद 15 फीट मीन्स 12 से 15 3 फीट ज़्यादा हो गया। और गोला फेंक 20 फीट, ये 4 फीट ज़्यादा हो गया। ये सब इंस्पेक्टर से अगर तुलना करें तो इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक। फिर सार्जेंट का पोस्ट टोटल देखें फ्रेंड्स तो 215 सीट है और यहाँ 36 आरक्षण अगर ले ले तो 215 में से 76 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाता है, ठीक। तो आय सीमा में छूट इस जो मैंने पिछला बार पीछे बताया वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आवेदन किस प्रकार से करना है, ठीक। देखिए कोरोना काल में आपको बाहर नहीं निकलना है फ्रेंड्स। मैं बता दूं साइबर कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, वो सार्वजनिक प्लेस है, इसीलिए आप लोग को साइबर कैफ़े नहीं जाना है। चुपचाप घर पर बैठकर और इस वीडियो का पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर अच्छी तरीके से आप घर पर ही बैठकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो ये काम करना है वो काम करना है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.bpssc.bih.nic.in पर। यहाँ आप चले जाइएगा तो यहाँ पर जाने के बाद आपका फॉर्म का ये पृष्ठ आ जाएगा। फिर यहाँ से फॉर्म भरना आपको शुरू कर देना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक,
ऐसा ही आपको कुछ कुछ 10 पॉइंट है, 10 स्टेप है, उसको ये फिलअप करना है। तो आवेदक का नाम में सबसे पहले आवेदक का नाम वैसा देना है जो आपका 10th का या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और सबसे मैं बता दूं कि यहाँ जो भी उपनाम है उस उपनाम को यहाँ पर नहीं देना है, ठीक। इसी प्रकार अगर एक्स सर्विसमैन आप हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पीपीओ और या डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट उसमें जो आपका नाम है वो देना है। अगर बिहार सरकार के आप एम्प्लॉई हैं तो 10th और एसएससी या मैट्रिकुलेशन जो सीनियर सेकेंडरी या मैट्रिक वाला जो सर्टिफिकेट उसमें जो आपका नाम है वही देना है और यहाँ पर आपको उपनाम कोई भी नहीं देना है। फिर सेकेंड स्टेज है आपका नेशनलिटी भरना पड़ेगा। तो नेशनलिटी में आपको अल्टीमेटली भारत ही भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर वही व्यक्ति भर सकता है जो यहाँ भारत का निवासी हो, ठीक। थर्ड स्टेज में देखिए तो मोबाइल नंबर दर्ज करना हो और वैसा मोबाइल नंबर आप लोग डालिएगा जो रनिंग पीरियड में हो, जो उपयोग आप करते हो। अवैध मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा, नहीं तो इससे आप ही को घाटा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ओटीपी और विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आयोग के तरफ से इस नंबर पर आते रहते हैं। फिर अगला स्टेज देखिए चौथा, तो ईमेल आईडी, आपको जो वैध ईमेल आईडी जो रनिंग ईमेल आईडी है उसको देना है ताकि आपका जो भी आयोग के तरफ से मैसेज आए वो ईमेल आईडी पर अवेलेबल हो सके, ठीक। पांचवा स्टेप में आपका अधिवास भरना है, डोमिसाइल। तो डोमिसाइल में आपको बिहार के हैं कि नहीं बिहार के हैं फ्रेंड्स। बिहार के अगर आप हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है कि बिहार के आप हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है कि निवास में हाँ, और अगर आप नहीं हो अदर स्टेट के हैं तो नहीं चुनना है, ठीक। तो इस प्रकार से अब आगे देखें तो वर्ग, छठा स्टेप आता है वर्ग। आप किस वर्ग के, किस कैटेगरी के हैं। तो अगर आप सामान्य है तो सामान्य पर टिक मारेंगे। उसी प्रकार ये सारे ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगा देना है। फिर सेक्स में आपको भरना है, पुरुष है तो पुरुष पर टिक और महिला है तो महिला पर टिक लगा देना है। फिर अगर इम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट के फ्रेंड्स, तो इम्प्लॉय है अगर आप बिहार गवर्नमेंट के तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर इम्प्लॉय है तो यस मार देना है वहाँ पर, अगर आप नहीं है तो नहीं कर देना है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर एक्स सर्विसमैन है तो अगर एक्स सर्विसमैन है और उम्र में आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पर यस मार दीजिए। अगर नहीं तो सामान्य स्टूडेंट है तो फिर यहाँ पर नहीं करना है आपको, ठीक। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आगे देखें तो 10वां स्टेप होता है आपका जन्म तिथि भरने का। तो जन्म तिथि में आपको क्या करना है कि जो भी आप नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक, तो आपका जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है। कैसे? तो सबसे पहले आपको ये डेट देना है, फिर मंथ देना है और इसके बाद ईयर देना है, ठीक। और यहाँ पर आपको बता दूं कि वही लोग एलिजिबल होंगे जो 1 जनवरी 2020 को ये न्यूनतम आयु का अहर्ता रखते हैं, ठीक। इस प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए अगर देखें तो जो भी डॉक्यूमेंट है पीपीओ या डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ छूट मिला हुआ है, ठीक। छूट ये है कि सामान्य वर्ग के लिए 3 ईयर्स का जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, ठीक। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक। फिर आगे देखें तो जो भी बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ठीक, बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए 5 वर्ष का यहाँ पर क्या छूट मिला हुआ है, ठीक। फिर आगे देखें फ्रेंड्स तो अब देखिए 10 प्रोसेस टोटल हो गया। तो 10 ब्लैंक को फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा विवरण आपका आ जाएगा, ठीक। पूरा विवरण आपका सामने आ जाएगा। उसको आपको चेक करना है कि कहाँ पर गलती हुआ है कहाँ पर नहीं। अगर गलती नहीं हुआ है तो फिर आगे का आप प्रोसेस कीजिए पेमेंट वाला। अगर गलती आप पा लिए कि यहाँ पर गलती हुआ है तो एडिट डिटेल पर आपको जाना है। एडिट डिटेल पर जाने के बाद आप फिर से जहाँ पर मिस्टेक हुआ है उसको एडिट कर से सही कर दीजिए और सही करने के बाद फिर से आगे प्रोसीड करना है। आगे जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा फ्रेंड्स तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट कितना देना है आपको। तो जो जनरल EWS और EBC और BC के स्टूडेंट हैं उनको टोटल 700 पेड करना है और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 400 पेड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से आप पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आप क्या पेमेंट कर लीजिए, ठीक।
पेमेंट जैसे ही होता है फ्रेंड्स, तो पेमेंट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स आप रजिस्टर हो गए आयोग के द्वारा, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक दिया जाएगा फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर या पंजीकृत जो भी ये ईमेल आईडी है उस पर, ठीक। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद अगला प्रोसेस ये है कि अगर मान लीजिए कि बाई चांस आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नहीं होता है और आपका पेमेंट कट गया, तो 7 दिन के अंदर, 7 कार्य दिवस के अंदर आपको पेमेंट वो वापस मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब देखिए अगर बाई चांस कि रजिस्ट्रेशन हो गया और आप पा रहे हैं, आपको ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरा फॉर्म गलत भराया है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण को रद्द करना पड़ेगा। तो इसके लिए रद्द करने का प्रोसेस आगे मैं बताऊंगा, ठीक। तो प्रोसेस आगे जो पंजीकरण रद्द करने का प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म रद्द करने का प्रोसेस दोनों एक ही है फ्रेंड्स, इसीलिए लास्ट में आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक। अब देखिए, अब पेमेंट भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो तीसरा स्टेज होता है कि आपको पूर्णतः एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो अगला स्टेज में आपको शैक्षणिक योग्यता को फिलअप करना है। तो शैक्षणिक योग्यता में अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या नॉर्मल स्टूडेंट है, तो 10th क्लास का ये 10th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको डिटेल दे देना है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वैकल्पिक है, लेकिन ग्रेजुएशन तक आपको डिटेल वहाँ पर देना है, ठीक। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन है तो यही काम करना है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको दे देना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वैकल्पिक होगा, ठीक। सेकंड स्टेज आता है कि आपका पूरा एड्रेस डिटेल भरना होता है, ठीक। तो एड्रेस डिटेल में आपको कुछ आईडी वगैरह देना होता है, इस आईडी को दे दीजिए। फिर आईडी को देने के बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप होता है कि आपको ये फ़ोटो और सिग्नेचर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम मीन्स 3 पिक्चर अपलोड आपको वहाँ पर करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और या पीएनजी फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और ये 25 KB से कम होना चाहिए, इसका साइज़ क्या 25 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फ़ोटो होगा वो टोपी पहन कर नहीं होना चाहिए, फिर काला या रंगीन चश्मा पहन कर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। इस प्रकार अगर आगे देखें तो फ़ोटो हुआ। अब सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी यहाँ पर 25 KB से कम ही होना चाहिए फ्रेंड्स, और सिग्नेचर हिंदी में भी आपको अपलोड करना है और अंग्रेजी में भी सिग्नेचर करके अपलोड करना है फ्रेंड्स। फिर यहाँ देखिए कि जो सिग्नेचर होना चाहिए ये काले स्याही में, काले मीन्स ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको सिग्नेचर करना है, और उस सिग्नेचर को स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। एक स्कैनर का मैं नाम बताता हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन ये फ़ोटो को बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक है रिसाइज योर इमेज पर जाकर आप फ़ोटो अपलोड करके वहाँ से रिसाइज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, या एक जेपीजी कन्वर्टर है वहाँ से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो इस प्रकार से ये रहा आपका टोटल फिलअप हो गया। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि आपको पद की प्राथमिकता देना है कि आप किस पोस्ट पर सबसे प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं, दरोगा या सार्जेंट, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद की प्राथमिकता दे दीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे, ठीक। फिर व्यक्तिगत विवरण देना है, पिता का नाम देना है, पिता का नाम वही होना चाहिए जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पर हो, ठीक। फिर वैवाहिक स्थिति आपको बताना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक। इस प्रकार फिलअप करने के बाद तीसरा प्रोसेस आता है कि आपका पहचान पत्र कोई आपको दे देना, ईमेल ये वोटर आईडी दे दीजिए, या पैन कार्ड दे दीजिए, या आधार कार्ड, या कोई भी दे दीजिए, ठीक। फिर पहचान, एक अनिवार्य पहचान आपको देना है कि शरीर में कहीं पर कट पॉइंट है या कहीं पर मोल पॉइंट है, तो उस मोल पॉइंट या कट पॉइंट को यहाँ पर निर्धारित कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक। फिर आगे देखें शैक्षणिक योग्यता आपको ये डालना हो, तो ये ग्रेजुएट या उसका समकक्ष होना चाहिए, न्यूनतम अर्हता है फ्रेंड्स इसके लिए, ठीक। वैकल्पिक में आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपको देना चाहें आप तो आप उसको दे सकते हैं। फिर पते का विवरण देखिए, पते का विवरण वही डिटेल में आपको देना है, आपका एड्रेस, ठीक, एड्रेस वही देना है, एड्रेस आपको गलती नहीं देना फ्रेंड्स। फिर आयोग के माध्यम से जो भी मैसेज वगैरह या जो भी चिट्ठी आएगा, अगर मान लीजिए कि आप
पूरा बढ़िया से हो गया, आपका सारा चीज़ क्वालिफाई हो गया, तो आयोग की तरफ जॉइनिंग लेटर आएगा। तो अगर मान लीजिए पता गलत दीजिएगा तो फिर आप ही को घाटा होगा। तो इस प्रकार से फ़ोटो साइज़ का मैंने बता दिया। अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोसीड बटन क्लिक करना है। प्रोसीड बटन क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में यहाँ पर स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा, और उस प्रीव्यू को आप देखिए। देखने के बाद अगर आपको कहीं गलत लगे तो एडिट डिटेल पर जाकर फिर वहाँ से आप एडिट कर लीजिए। ध्यान रखें आप इस बात को, यहाँ से अगर सबमिट कर लीजिएगा तो फॉर्म आपका फिर से करेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए कुछ गलत चीज़ आप फिलअप किए हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पूरा फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर एडिट डिटेल में जाकर वहाँ से आप एडिट कर लीजिए फिर से, और एडिट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और सबमिट होने के जस्ट बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक, सबमिट हो जाएंगे। और आपके पंजीकृत मोबाइल पर यह क्या होगा, एक संदेश आएगा, मैसेज आएगा, और वो मैसेज रहेगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा करके मीन्स आता है ये, ठीक। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से पूरा हम लोग का फॉर्म क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप कर दिए और बाद में पता चला कि आप गलत फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही उपाय है कि उस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रद्द करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन रद्द करना पड़ेगा। और इस प्रकार आपका जो 400 रुपया या 700 रुपया जो पेड किया है वो क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन पैसा मायने नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप लोग सही से भरें। अगर गलती हो गया तो रद्द करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले देखें फ्रेंड्स कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना ही होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस वहाँ पर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का। जैसे ही ये कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक क्या आएगा, वन टाइम पासवर्ड, इसको OTP बोला जाता है। तो ये OTP आएगा, और इस OTP को क्या करना है फ्रेंड्स आपको कि OTP को वहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद कैंसिल बटन को क्लिक कर देना है। और जैसे ही कैंसिल बटन क्लिक कीजिएगा आपका आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार आप दूसरा नया एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपनी त्रुटियों को करेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये सारा डिटेल हुआ। और इसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये एग्ज़ाम को आप लोग एकदम सीरियस से लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत वैकेंसीज़ कम आ रही हैं। आपको देख भी रहे होंगे कोरोना काल में तो और ज़्यादा वैकेंसीज़ और बेरोजगारी बढ़ गया है फ्रेंड्स, और वैकेंसीज़ कम हो गई है। तो इस प्रकार ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, और पढ़ने का एक वजह बनाइए, और उस वजह को ध्यान में रखकर आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्रेंड्स, ठीक। तो इस प्रकार से ये सारा डिटेल यहाँ पर मैंने साझा कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें। और बेल आइकन दबाने को जैसे ही दबाइएगा फ्रेंड्स, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आप पर उपलब्ध हो सकेगा, ठीक। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, और जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आपको अपडेट अवेलेबल कराता रहूँगा। धन्यवाद।